नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल अम्बेडकर सिंघानिया पर। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल अम्बेडकर सिंघानिया को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारे चैनल पर आने वाले तमाम वीडियो आप तक बिना किसी अड़चन के पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, आज का न्यूज़ शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको बतला दें कि सीएम नीतीश कुमार का बिहार को लेकर स्टूडेंट को लेकर बड़ा निर्णय आया है। दोस्तों, चुनाव के पहले हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में रिकॉर्ड 129 प्रस्तावों पर लगी मुहर। दोस्तों, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम में लगे हुए हैं ब्याज मुक्त। दरअसल दोस्तों, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 4 लाख रुपए तक ऋण आप सभी श्रेणियों के आवेदकों को बिना ब्याज मिलेगा। दोस्तों, साथ ही जिन आवेदकों ने पहले ही शिक्षा ऋण ले रखा है या वर्तमान में ऋण ले रहे हैं, उनके शेष ऋण को भी ब्याज मुक्त कर दिया जाएगा। इस तरह नहीं पहले से ऋण लेकर पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों को भी बड़ी राहत मिलेगी। दोस्तों, इससे पहले तक शिक्षा ऋण अधिकतम 4 लाख तक ऋण 4% के साधारण ब्याज पर दिया जा रहा था। महिला, दिव्यांग और ट्रांसजेंडर आवेदकों के लिए यह 1% है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट की मैराथन बैठक में इस मंजूरी दी गई है। कैबिनेट ने इस बैठक में रिकॉर्ड 129 प्रस्तावों को स्वीकृति दी। इसमें सीएम द्वारा पूर्व में घोषित सभी योजनाओं के लिए राशि को स्वीकृति भी दे दी गई है। साथ ही दोस्तों, मौजूदा लोन पर भी सूद नहीं। दोस्तों, मौत पर कर्ज होगा माफ, 7 से 10 साल तक चुका सकेंगे कर्ज। दोस्तों, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम के तहत अगर स्टूडेंट कार्य स्कीम के आवेदक की मृत्यु, कोर्स अवधि, मोटोरियम अवधि या मासिक किस्त भुगतान अवधि के दौरान होती है तो उसका ऋण मूलधन और ब्याज सहित माफ कर दिया जाएगा। हालांकि यह माफी केवल बकाया राशि पर लागू होगी। इससे पहले जमा की गई किस्त घटा दी जाएगी। दोस्तों, अभी तक कोर्स अवधि, मोटोरियम अवधि या मासिक किस्त भुगतान अवधि के दौरान आवेदक की मृत्यु की स्थिति में ऋण माफ का प्रावधान विभागीय प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से नहीं था। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत कर्ज के भुगतान के लिए सरकार ने बड़ी राहत दी। दोस्तों, सरकार ने ऋण के भुगतान में 2 से 3 साल की वृद्धि कर दी है। दोस्तों, किस्तों में इंतजार किया गया है। इस तरह अब और आसान किस्तों पर वह आवेदक कर्ज वापस कर सकेंगे। दोस्तों, मोटोरियम अवधि के बाद 2 लाख रुपए तक का ऋण अधिकतम 84 किस्तों यानी कि 7 साल में चुकाया जाएगा। पहले यह ऋण 60 किस्तों यानी कि 5 साल चुकाया जाता था। 2 लाख से अधिक का ऋण अवधि अधिकतम 120 मासिक किस्तों 10 वर्ष यानी कि 10 वर्ष में चुकाया जाएगा, जबकि पहले यह ऋण 84 किस्तों यानी कि 7 साल में चुकाया जाना था। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का स्कीम 2 अक्टूबर 2016 से शुरू हुई थी। इसी के साथ दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दी हवाई अड्डा को मंजूरी। दोस्तों, कैबिनेट में भागलपुर के सुल्तानगंज में नई ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा के निर्माण की मंजूरी दी। इसके लिए 931 एकड़ जमीन का अधिग्रहण होगा। इसके लिए 472.72 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। सहरसा स्थित हवाई अड्डे के रनवे विस्तार के लिए 147.76 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। तो देख सकते हैं दोस्तों, विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खूब नए स्कीमों का उद्घाटन कर रहे हैं। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किन प्रस्तावों पर लगाई है मुहर। दोस्तों, पहला जान लेते हैं, राज्य सरकार ने विभिन्न महकमों में 5,000 से अधिक नए पदों की मंजूरी दी है। इन पर जल्द नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। दोस्तों, इसी के साथ दूसरा देख लेते हैं, पटना में फिल्म और नाट्य संस्थान खोलने की मंजूरी दी है। तीसरा जान लेते हैं दोस्तों, पटना के बांकीपुर बस स्टैंड की जमीन पर 5 नंबर होटल खोलने के लिए सफल होगी, यानी कि 5 स्टार होटल खोलने की सफल बोली लगाने वाले को लेकर ऑफ अवार्ड देने की मंजूरी दी गई है। चौथा जान लेते दोस्तों, पटना के दूसरा में मेट्रो रेल परियोजना को 5 सालों के लिए लीज पर 1.23 एकड़ जमीन दिए जाने का फैसला। दोस्तों, पांचवा जान लेते हैं, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर गया जी के विष्णुपद मंदिर रिकॉर्डर बनेगा। इसके लिए अहमदाबाद HCP डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड को प्रिंसिपल
कंस्टेंट नियुक्त करने की मंजूरी दी गई है। छठा जाने तो दोस्तों, कैमूर में सरकारी क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज अस्पताल खोलने के लिए बड़ी ताकिया इलाके की कृषि फार्म की भूमि आवंटित करने की मंजूरी दी गई है। सातवां जाने तो दोस्तों, नालंदा के राजगीर में एक 5 स्टार होटल की योजना के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। इसके लिए राजगीर की 10 एकड़ जमीन पर्यटक विभाग को दी गई है। दोस्तों, सरकार ने राज्य में उड्डयन प्रशिक्षण संस्थान एवं एयरो स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली एयरो क्लब ऑफ इंडिया के साथ करार करने की मंजूरी दी। दोस्तों, राज्य कर्मियों और पेंशन भोगियों को डीए 3% बढ़ा। दोस्तों, राज्य कर्मियों और पेंशनधारियों को सरकार ने दीपावली व छठ के पहले बड़ा तोहफा दिया है। कैबिनेट की बैठक में समता वेतन व पेंशन पाने वाले राज्यों के सरकारी सेवकों को महंगाई भत्ता में 3% की वृद्धि करने की स्वीकृति दी है। अब सरकारी कर्मियों को 55% के स्थान पर 58% महंगाई भत्ता मिलेगा। कैबिनेट ने सरकारी कर्मियों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते की राशि जुलाई 2025 के प्रभाव से लेने की स्वीकृति दी है। इस पर कुल 917 करोड़ का अतिरिक्त भार बढ़ेगा। इसी के साथ दोस्तों, मुख्य निर्वाचन आयुक्त सहित 2 अन्य केंद्रीय आयुक्त होंगे बैठक में शामिल। दोस्तों, चुनाव आयोग की शीर्ष टीम पहुंची, आज राजनीतिक दलों से किया विमर्श। दरअसल दोस्तों, विधानसभा चुनाव की तैयारियों और तिथियों को अंतिम रूप देने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और निर्वाचन आयुक्त विवेक जोशी और एसएस संधू के साथ शुक्रवार देर शाम अपने 2 दिवसीय दौरे पर पटना पहुंचे। चुनाव आयोग की शीर्ष टीम की पहली बैठक शनिवार को मान्यता प्राप्त 12 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एक स्थानीय होटल में होगी। सभी दलों को सीईओ कार्यालय द्वारा बैठक में शामिल होने को लेकर पत्र जारी किया गया है। इसके बाद आयोग पूरी चुनाव मशीनरी के साथ बैठक कर चुनावी तैयारियों और तिथियों को लेकर आकलन किया जाएगा। आयोग कार्यालय द्वारा जिन मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को प्रतिनिधियों को पत्र भेजा गया है उनमें आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, नेशनल पीपुल्स पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी लेनिनिस्ट शामिल हैं। अपने 2 दिवसीय दौरे पर आने वाली आएंगे की टीम पहले दिन ही पहली बैठक राजनीतिक दलों के साथ करने के बाद मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी आईजी सभी जिलों के जिला अधिकारी और आरक्षी अधीक्षकों के साथ बैठक करेगी। दूसरे दिन आयोग की टीम पैसे के लेन देन पर नजर रखने वाली सभी एजेंसियों के नोडल अधिकारियों के हेड के अलावा मुख्य सचिव और डीजी के साथ समीक्षा बैठक करेगी। इसके बाद आयोग द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकी समीक्षा की स्थिति की जानकारी पत्रकारों को दी जाएगी। गौरतलब है कि बिहार की 243 संसदीय विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है और राज्य में चुनाव इस महीने के अंत से नवंबर तक के चरणों में होने की संभावना है। इस बीच बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्परीक्षण SIR पूरा हो गया है और 30 सितंबर को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची में लगभग 7.42 करोड़ मतदाता हैं। इसी के साथ दोस्तों, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश बोले, चुनाव पर्यवेक्षक लोकतंत्र के प्रहरी हैं। दोस्तों, बिहार चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त सामान्य पुलिस और व्यय पर्यवेक्षकों के साथ आयोग की शीर्ष टीम ने शुक्रवार को नई दिल्ली में बैठक की। बैठक में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने पर्यवेक्षकों को लोकतंत्र प्रकाश स्तंभ बताया। उन्होंने कहा कि पर्यवेक्षकों को आयोग की आंख और कान की भूमिका निभानी होगी। बैठक में अधिकारियों को सभी चुनाव कानूनों, नियमों और दिशा निर्देशों से वाकिफ होने और उनका सख्त और निष्पक्ष अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया। केंद्रीय पर्यवेक्षक निर्वाचन आयोग की तरफ से नजर रखते हैं व सभी उम्मीदवारों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने में सहायता करते हैं। पर्यवेक्षकों को निर्देश दिया गया कि वे राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और मतदाताओं की शिकायतों के निवारण के लिए पूरी तरह से उपलब्ध हैं। पर्यवेक्षकों को मतदान केंद्र के दौरान करने तथा मतदाताओं की सुविधा के लिए आयोग द्वारा हाल में शुरू की गई पहल के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। इस बैठक में 425 अधिकारी शामिल
हुए, जिनमें 287 IAS ऑफिसर जिसे DM भी कहा जाता है, 58 IPS तथा 80 अन्य सेवाओं के अधिकारी शामिल थे। तो देख सकते हो दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्य निर्वाचन आयोग, जिसे चुनाव का यानी कि लोकतंत्र का आँख और कान भी कहा जाता है, वो अपने पूरी टीम के साथ इस चुनाव को लेकर तैयारियां कर रही हैं और इसको लेकर लगातार बैठक भी हो रही है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर वायुसेना प्रमुख बोले पाकिस्तान को हुआ भारी नुकसान, उसके दाव मनोहर कहानियां। पाकिस्तान ने चीन और अमेरिका में बने 12 विमान खोए। दरअसल मित्रों, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह अमरप्रीत सिंह ने शुक्रवार को कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना के हवाई हमलों में पाकिस्तान के कम से कम 12 लड़ाकू विमान तबाह हुए, जिनमें अमेरिका में बने अत्याधुनिक F-16 और चीन निर्मित F-17 विमान शामिल हैं। पाकिस्तान द्वारा भारत में नुकसान पहुंचाने के दावे को मनोहर कहानियां बताते हुए APC ने कहा कि भारतीय कार्रवाई में पाकिस्तान में कई सैन्य ढांचों को भी नुकसान पहुंचा। उन्होंने दोहराया कि इन दावों के समर्थन में वायुसेना के पास डिजिटल और इंटेलिजेंस आधारित सबूत मौजूद हैं। दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में एयर चीफ मार्शल ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हवा में हमारी तरफ से हवा मार करने वाले मिसाइलों ने दुश्मन के लड़ाकू विमानों को उन्हीं क्षेत्रों में उड़ान भरने के काबिल नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि यह इतिहास में दर्ज होगा कि हमने पाकिस्तान में लगभग 300 किलोमीटर भीतर तक हमला किया, जिससे पाकिस्तान पर निर्णायक दबाव बन गया और वह संघर्ष विराम लिए आए। वायुसेना प्रमुख ने कहा कि तीनों सेनाओं ने मिलकर देश की सुरक्षा के लिए हवाई रक्षा प्रणाली सुदर्शन चक्र पर काम शुरू कर दिया है। यह परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त को घोषित किया गया था। एयर चीफ मार्शल ने यह बताया कि रोडमैप 2047 के तहत वायुसेना अपनी युद्धक क्षमताओं को अगले स्तर पर ले जाने के लिए तैयार है, जिससे देश की हवाई ताकत और भी मजबूत होगी। इसी के साथ दोस्तों, वह और भी बोले कि S-400 निभाई अहम भूमिका। दोस्तों, वायुसेना प्रमुख ने रूस से खरीदे गए S-400 हवाई रक्षा सिस्टम को भी प्रशंसा की और कहा कि ऑपरेशन के दौरान इसने भी अहम भूमिका निभाई तथा पाकिस्तान के कई हवाई मामलों को विफल किया। इसी के साथ दोस्तों, जान लेते हैं कि भारत के हमलों में पाकिस्तान का हुआ नुकसान, क्या क्या चीज नुकसान हुआ वो भी देख लेते हैं। दोस्तों, रडार जो कि 4 को नुकसान किया है भारत ने, कमांड और कंट्रोल सेंटर जो कि 2 नुकसान किया है, रनवे 2, हैंकर 2, C-130 श्रेणी के विमान 1, सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम 1, जो कि सब मिलाकर 12 हुए दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों, भारत के थल सेना के मुख्य सचिव धमकी देते हुए पाकिस्तान को बोले, अगली बार नहीं दिखाएंगे संयम, नक्शे से मिट जाएगा पाकिस्तान। दोस्तों, थल सेना के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को सख्त चेतावनी दी है, यदि उसने आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं किया तो अगली बार भारत ऑपरेशन सिंदूर जैसा संयम नहीं दिखाएगा। इस बार हम इस तरह से काम करेंगे कि पाकिस्तान यह सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि वह दुनिया के नक्शे पर बना रहना चाहता है या नहीं। वे श्रीगंगानगर में सैनिकों को संबोधित कर रहे थे, तब वह बोले दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों, हिल्सा में CM नीतीश कुमार का आगमन कल होगा। दोस्तों, NDA कार्यकर्ताओं ने की तैयारी पर चर्चा। दरअसल मित्रों, 5 अक्टूबर यानी कि रविवार को हिल्सा में मुख्यमंत्री का आगमन को लेकर शुक्रवार को हिल्सा के एक निजी हॉल में NDA कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता विधायक कृष्ण मुरारी शरण ने किया, जबकि संचालन जदयू शिक्षा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद ने किया। इस दौरान विधायक कृष्ण मुरारी शरण ने NDA कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आगामी 5 अक्टूबर को हिल्सा के रामबाबू हाई स्कूल के मैदान में आएंगे और कार्यकर्ताओं को संबोधित और लाभुकों से संवाद करेंगे, जिसको लेकर अधिक से अधिक संख्या में लोगों को इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कार्यकर्ताओं को जागरूक करने को कहा गया। बैठक में पूर्व विधायक रामचरित्र प्रसाद सिंह, पूर्व विधायक कोसा सिन्हा, प्रमुख पार्षद धनंजय कुमार जदयू, गया जिला के उपाध्यक्ष अवधेश प्रसाद जदयू, नेत्री अमृता प्रतिभ
मुखिया अजीत कुमार सिंह, प्रमुख मुखिया पूर्व मुखिया पवन कुमार, मंजय चंद्रवंशी, आदित्य नारायण उर्फ राजू, अर्जुन प्रसाद विश्वकर्मा, राजीव कुमार, गुड्डू रंगीला, ललन प्रसाद, गौरव प्रकाश पटेल सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। दोस्तों, डीएम ने कार्यक्रम स्थल का किया निरीक्षण, पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था का किया निर्देश। दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को हिलसा पहुंचेंगे और राम बाबू हाई स्कूल के मैदान में आयोजित कार्यकर्ताओं सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही वे लाभुकों जनसंवाद भी करेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था की कड़ी कर दी गई है। नालंदा डीएम कुंदन कुमार ने शुक्रवार को स्थल का निरीक्षण कर हेलीपैड से लेकर सभा स्थल तक पुख्ता इंतजाम करने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। वहीं एनडीओ अंतिम कुमार पटेल ने बताया कि मंच व हेलीपैड का निर्माण तेजी से करा जा रहा है। इधर मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर क्षेत्र में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। टिकट के दावेदार में समर्थकों को सम्मेलन में लाने के लिए संपर्क साधनों में जुट गए हैं। मुख्यमंत्री हिलसा के बाद एकंगर सराय होते हुए इस्लामपुर के कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे। तो देख सकते दोस्तों, कल यानी कि रविवार के दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कई जगहों पर आवागमन होगा। इसको लेकर सुरक्षा की तैयारियां बढ़ा दी गई है। इसी के साथ दोस्तों, विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस रहेगा राजगीर स्टेडियम। दोस्तों, क्रिकेट स्टेडियम मैदान की घास की क्वालिटी, ड्रेनेज सिस्टम, पिच की मजबूती, खिलाड़ियों के लिए अत्याधुनिक ड्रेसिंग रूम, बहुमंजिली पैवेलियन, स्कोर बोर्ड, कमेटी रूम, कैमरा प्लेटफॉर्म, एम्पायर रूम, आधुनिक फ्लड लाइट आदि जैसी सभी आवश्यक सुविधाएं तैयार हो चुकी है। उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पिच सिस्टम आदि से इस देश के बड़े क्रिकेट स्टेडियम की श्रेणी में शामिल करता है। यह बिहार के खेल परिदृश्य में एक नया अध्याय जोड़ने वाला साबित होगा। जिला प्रशासन द्वारा मुख्यमंत्री के उद्घाटन कार्यक्रम का विस्तृत खाका तैयार कर लिया गया है। उसे अंतिम टच दिया जाएगा। उद्घाटन दिवस पर भव्य आयोजन की तैयारियां की ताकि इस उपलब्धि को खेल प्रेमियों और आम जनता के बीच उत्सव की तरह मनाया जा सके। निश्चित रूप से यह स्टेडियम न केवल बिहार बल्कि पूरे पूर्वी भारत के क्रिकेट विकास का बड़ा केंद्र बनेगा। स्टेडियम के उद्घाटन बाद बिहार के खेल इतिहास में नया अध्याय जोड़े जाएगा। राजगीर व मगध के खिलाड़ियों और युवाओं को स्टेडियम के उद्घाटन को लेकर खासा उत्साह है। उनका मानना है कि अब उन्होंने प्रशिक्षण और प्रतियोगिताओं के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। आधुनिक सुविधाओं के बीच सभा कर वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सकेंगे। वहीं खेल विशेषज्ञों का कहना है कि यह स्टेडियम नालंदा और राजगीर व्यवस्थाओं व पर्यटन की नई ऊंचाई देगा। होटल, परिवहन और छोटे उद्यमों को इससे सीधा लाभ मिलेगा। खेल प्रेमियों को सुनिश्चित है कि उद्घाटन के बाद जल्द ही यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुकाबले आयोजित करेंगे। इसी के साथ दोस्तों, युवाओं में जागी नई ऊर्जा, पर्यटन को भी मिलेगा बढ़ावा। दोस्तों, राजगीर के खेल परिसर में बने नए इस स्टेडियम का सपना लंबे समय से लोगों की जुबान पर था। बिहार में खेलों के लिए बड़े बुनियादी ढांचे की कमी हमेशा महसूस की जाती रही है। ऐसे में राजगीर में बना यह स्टेडियम न सिर्फ खिलाड़ियों का अपनी प्रतिभा देखने का मंच मिलेगा, बल्कि यहाँ के युवाओं में खेल के प्रति नई ऊर्जा का संचार करेगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह स्टेडियम पर्यटन के लिहाज से भी राजगीर की पहचान को भी और मजबूत करेगा। पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना चुके इस ऐतिहासिक और धार्मिक नगरी में खेलों का यह नया आयाम पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा। स्टेडियम में 40,000 दर्शकों को बैठने की क्षमता है। तो देख सकते दोस्तों, बिहार में बने यह राजगीर स्टेडियम के लगभग पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है और जल्द ही इसका उद्घाटन भी हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर यहाँ पर मैच देखने को मिलेगा। इसी के साथ दोस्तों, राष्ट्रभक्ति व सेवा का पर्याय
रहा है संघ, पीएम मोदी बोले। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के शताब्दी समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने आरएसएस के राष्ट्र के प्रति योगदान को रेखांकित करने वाला विशेष रूप से डिजाइन एक स्मारक डाक और सिक्के को जारी किया। इस साल विजयदशमी से लेकर 2026 विजयदशमी तक संघ शताब्दी वर्ष मनाएगा। बुधवार को आयोजित समारोह में पीएम मोदी डॉक्टर अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में उपस्थित लोगों से संबोधित करते हुए कहा कि संघ प्रारंभ से राष्ट्रभक्ति और सेवा का पर्याय रहा है। जब विभाजन की पीड़ा ने लाखों परिवारों को बेघर कर दिया, तब स्वयंसेवकों ने शरणार्थियों की सेवा की। इसी के साथ दोस्तों आज़ादी के बाद भी संघ को कुचलने के हुए प्रयास। पीएम मोदी ने कहा दोस्तों, राष्ट्रीय विधानसभा की इस यात्रा में ऐसा नहीं है कि संघ पर हमला हुए, संघ के खिलाफ साजिशों नहीं हुई। हमने देखा है कि कैसे आज़ादी के बाद संघ को कुचलने का प्रयास हुआ। मुख्य धारा में आने वाले इसे रोकने के अनगिनत षड्यंत्र हुए, पर पूज्य गुरुजी को झूठे केस में फंसाया गया, उन्होंने जेल तक भेज दिया गया। लेकिन जब पूज्य गुरुजी जेल से बाहर आए तो उन्होंने सहज रूप से कहा, और शायद इतिहास में सहज भाव का एक बहुत बड़ी प्रेरणा। इसी के साथ दोस्तों नई दिल्ली और नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शताब्दी समारोह आयोजित। सरकार ने लंबे समय तक संघ को नहीं दिया प्राथमिकता। दोस्तों पीएम मोदी ने कहा कि खुद कष्ट उठाकर दूसरों के दुख सहना ये हर स्वयंसेवक की पहचान है। 10 करोड़ आदिवासी भाई बहन हैं जिनके कल्याण के लिए संघ लगातार प्रयासरत है। लंबे समय तक सरकार ने उन्हें प्राथमिकता नहीं दी, लेकिन संघ ने उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। सेवा भारती, विद्या भारती, एकल विद्यालय, बनारसी कल्याण आश्रम आदिवासी समाज के सशक्तिकरण और स्तंभ बनकर उभरे हैं। इसी के साथ दोस्तों मोहन भागवत ने की स्वदेशी की अपील। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने संघ के 100 साल पूरे होने का नागपुर में विजयदशमी उत्सव कार्यक्रम को संबोधित किया। इस मौके पर मोहन भागवत ने देश के लोगों को स्वदेशी की अपील की और पड़ोसी देश में जारी उथल का भी जिक्र किया। इसके साथ ही संघ प्रमुख ने पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया। संघ प्रमुख ने कहा कि देश आर्थिक विकास कर रहा है, लेकिन प्रचलित अर्थ प्रणाली के कुछ दोषी भी सामने आ रहे हैं। इस व्यवस्था में घोषणा करने के लिए नई तंत्र खड़ा हो सकता है, पर्यावरण की हानि हो सकती है। हाल ही अमेरिका ने जो टैरिफ नीति अपनाई उसकी मार भी पड़ सक रही है। प्रजातंत्रों मार्गों से ही परिवर्तन आता है, हिंसा से उथल पुथल आती है, लेकिन पूरी तरह से परिवर्तन नहीं हुआ है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।